सभी इसको एक बार सॉल्व कर लो, 2 मिनट का टाइम लो, उसके बाद में वापस इस क्वेश्चन को करूँ। H2O2 है, एक्सिस ऑफ Ki, I माइनस को I2 तक ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होती है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज होगा तो खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर ऑक्सीजन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, -2 में जा सकता है, -2 में जाएगा तो पानी बना देगा। और उसके बाद हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आयोडीन हाइपो को ऑक्सीडाइज करता है, Na2S4O6 बनाता है और खुद रिड्यूस होके I- में चला जाता है। ये तो बैलेंस भी होता है बेटा। और एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन है कि जितना भी अपने पास एक्सिस में हाइपो सॉल्यूशन दे रखा है, 35 ml दिखाऊंगा मैं, 35 ml चेक करूंगा। जितना भी आपको एक्सिस में हाइपो सॉल्यूशन दे रखा है, उस एक्सिस हाइपो सॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए K2Cr2O7 का रिक्वायरमेंट होता है। अब हाइपो सॉल्यूशन में सल्फर +2 में है, K2Cr2O7 इसको कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो क्या दे रखा है बेटा, S4O6 2- तक ही इसे ऑक्सीडाइज करवा रहा है और खुद रिड्यूस होकर 3+ तक आ गया है। टोटल 3 इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेंगे, तब जाके आंसर आएगा। और यहाँ से ये जो वर्ड है ना, ये बैक टाइट्रेटेड, इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा। बैक टाइट्रेटेड पत्नी पी रही है तो गलती से हाथ में आ गया। 35 7 डिवाइडेड बाय 0.2 35 ml करेक्ट आंसर है ये। सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि तुम एक से ज्यादा स्टेप को है ना, मतलब कि अटेम्प्ट करने में घबराओ नहीं। हर स्टेप मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि सिंपल एक रिएक्शन है, रिएक्शन को आप सॉल्व कर लो। अब उस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी भी स्टेप्स दी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। होल कंसेप्ट भी आता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी आता है। 35 ml ही आ रहा है, 2 बच्चों का आ गया है। मतलब होता है, सब ध्यान से सुन लेना, भले से सॉल्व करते जाओ और सुनते जाओ। बैक टाइट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट जो आपको एक्सिस में दे रखा है ना, अब एक्सिस में दे रखा है, यही तो प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो कि जितना भी एक्सिस में आपके पास लेफ्ट है ना, ये उसको वापस से एक एक्स्ट्रा रिएक्शन करवा देते हो, ताकि एक्स्ट्रा रिएक्शन करवाने से आप ये एस्टिमेट कर पाते हो कि एक्सिस वाला रिएजेंट कितना लेफ्ट था। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। हाइपो सॉल्यूशन जो आपको दे रखा था, वो आयोडीन के साथ कंप्लीटली टाइट्रेट नहीं हो पाया। जितना टाइट्रेट हुआ भगवान की दया से उतना ठीक है, लेकिन जो नहीं टाइट्रेट हुआ उसको फिर आपने क्या किया, बैक टाइट्रेट करके K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेट करवा दिया, वहां से आपने उसका एस्टिमेशन कर लिया। एक्सिस रिएजेंट का जब वापस से एस्टिमेशन करने के लिए किसी और रिएजेंट के साथ टाइट्रेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। 35 ml आंसर आएगा, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं। बाकी ये जो तीनों 35 आ गया, चलो ये 3 रिएक्शन लिख रखी है ना, इतने से स्पेस में सॉल्व कर देंगे अपन इन्हीं तीनों रिएक्शन में, क्योंकि कोई बड़ी बातें है नहीं है।
और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आप है ना बैक साइड से स्टार्ट किया करो, क्योंकि बैक साइड से आपके पास इंफॉर्मेशन सारी होती है, फ्रंट साइड से तो इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है कंप्लीट। 35 ml आएगा, 30 सेकंड और है, सॉल्व कर लो। अब 3 स्टेप क्या 4 स्टेप भी आपको दे दिया जाए तब भी आप सॉल्व कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि क्वेश्चंस बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और जो क्वेश्चन का साइज है ना वो बहुत बड़ा कर देते हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने एक्सिस ऑफ Ki के साथ रिएक्शन किया, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज करवा के I2 तक पहुंचा दिया। अब I2 यहाँ पे कितना जनरेट हुआ इसी का एस्टिमेट करने के लिए आपने हाइपो सॉल्यूशन को यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि हाइपो सॉल्यूशन भी आपको किस में दे दिया, एक्सिस में। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसने कितना रिएक्ट किया ये आपको नहीं पता चला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जितना भी एक्सिस में हाइपो सॉल्यूशन है उसका आपने बैक टाइट्रेशन कर लिया एस्टिमेट करने के लिए, किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ। तो बताइए K2Cr2O7 आपको कितना दे रखा है, 0.1 मोलर 10 ml, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 1 मिलीमोल। और इसके साथ हाइपो सॉल्यूशन कितना रिएक्ट करेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ जितना रिएक्ट करेगा उसको गिवन में से माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी का जो हाइपो सॉल्यूशन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट किया होगा। बताइए हाइपो सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 20 मिलीमोल आपको दे रखा है। तो थर्ड रिएक्शन में हाइपो सॉल्यूशन का कितना यूटिलाइजेशन हुआ निकाल लेते हैं। K2Cr2O7 का इम्पैक्टर आएगा 6, हाइपो सॉल्यूशन का इम्पैक्टर आएगा 1, कैलकुलेट करके देख लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू, इसका इम्पैक्टर कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइपो सॉल्यूशन के मोल या मिलीमोल, तो ये कितना आ गया बेटा 6। हाइपो सॉल्यूशन ने 6 रिएक्ट किया है, टोटल आपको 20 गिवन था, तो 20 माइनस 6 कितना हो गया बेटा 14। सेकंड रिएक्शन में 14 इसने रिएक्ट किया, सेकंड रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, मोल कांसेप्ट से भी आंसर ला सकते हैं और आप चाहे तो इक्विवेलेंट कांसेप्ट यूज करके भी आंसर ला सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा 14। बताइए हाइपो सॉल्यूशन के 2 मोल के लिए आयोडीन का 1 रिक्वायर्ड होता है, तो 14 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 7 मिलीमोल। अब आ गए अपन यहाँ पे आयोडीन पे 7 मिलीमोल। अब इधर आ जाओ बेटा, तो वापस से लिख देता हूँ H2O2 प्लस H2। H2O2 का इनफैक्टर कितना होता है बेटा, 2 ही होता है, चाहे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन की रिएक्शन हो, और I2 के इनफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, I2 में 0 से -1 पे जा रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना आएगा, दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो इनफैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल, मोल कितना हो जाएगा इसका, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, मिलीमोल्स, मतलब मिली इक्विवेलेंट में आंसर आएगा तो मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन, तो ये अपने पास 2 से 2 गया, 7 डिवाइडेड बाय 0.2 ये कितना हो जाएगा, 35 ml आंसर आ जाएगा। तो जो शुरुआत में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था ना, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 35 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड, टोटल 3 रिएक्शन आपको दे दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन अभी भी उतना ही इजी था। चलो नेक्स्ट आ जाता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पे, आयोडी। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ आप पता करते हो, यहाँ पे सिंगल स्टेप होती है बेटा, ये देख लो ओनली वन स्टेप, कौन, कोई पर्टिकुलर रिएजेंट जिससे आप रिएक्शन करवाना चाहते हो ना रिड्यूसिंग एजेंट का, वो आपको एक्सिस में नहीं दिया जाता, वो गिवन अमाउंट आपको दिया जाता है, लिमिटिंग अमाउंट में ही आपको दिया जाता है एक तरीके से, एक्सिस में नहीं दिया जाता। तो जितना भी एक्सिस में है उसको टाइट्रेट करवाने के लिए सेकंड रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, थर्ड रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, सिंगल रिएक्शन उसी में आंसर आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, I2 को रिड्यूस करेगा, तो I2 0 में है, रिड्यूस करके कहाँ पहुंचा सकता है, -1 में ही पहुंचा सकता है मैक्सिमम, तो I2 को कहाँ पहुंचाता है, -1 में, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होके कहीं ना कहीं आ जाता है। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिए जाते हैं, जिसमें भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोएस्ट, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके थोड़ा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास फिक्स है और तुम्हें इनको देख के लगेगा भी सही कि इनको याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं,
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दिया जाता है, सल्फाइड आयन दिया जाता है, Sn2 प्लस दिया जाता है, आर्सेनिक 3 प्लस दिया जाता है, या नाइट्रोजन वाला ये हाइड्रोजीन दिया जाता है। आर्सेनिक 3 में दे रखा है तो कहाँ चला जाएगा 5, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, सामने को रिड्यूस कर दिया। Sn+2 में दे रखा है तो +4 में चला जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। सल्फर +4 में दे रखा है तो कहाँ चला जाएगा +6 में, सल्फाइड से सल्फेट बन जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। H2S में ये सल्फर है -2 में, ये जब सामने वाले को रिड्यूस करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होकर 0 में जाता है, यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर मिलता है। सिमिलरली N2H4 की बात करें, हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन -2 में है तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना 0, उसमें चला जाता है। खुद अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। तो ये टोटल 5 रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके साथ आपको आयोडीन का रिएक्शन करना होता है, तो आयोडीन को रिड्यूस करके I- तक ये पहुंचा देते हैं, और यही अपने पास एक ही स्टेप में आपको आयोडोमेट्री का आंसर लाना है। तो आप ये क्वेश्चन कर दो, और ये जो रिएजेंट मैंने दे रखे हैं ये भी आपको दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है। Sn2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है VmL, रिएक्शन किससे कर दिया I2 के साथ, IO2 को ये रिड्यूस करके 2I- पहुंचा देगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर Sn4 प्लस में आ जाएगा। You have to find out volume of reducing agent that is used. 40 ml 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, सब निकाल दो। 40 ml 40 ml एक H2S होता है, हाँ आवाज करते रहो, अच्छी बात है, मजा आता है, आवाज करो। Sn2 प्लस 4 प्लस में जाता है, आर्सेनिक +3 वाला +5 में जा सकता है, यही रिड्यूसिंग एजेंट। यह सल्फाइड आयन है तो सल्फर +4 में होता है, +6 में जा सकता है, ये सब ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो आयोडीन के सॉल्यूशन को रिड्यूस करके -1 पे पहुंचाएंगे। चलो देख लेते हैं, I2 का एन फैक्टर बताओ कोई भी फटाफट। 2 I2 का एन फैक्टर 2, और Sn2 प्लस का एन फैक्टर 2 एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल, मोल कितना हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इधर मोल कितना हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये क्या हो गया 10 और 20 हो गया, और ये कितना हो गया 0.5 हो गया, 20 में 0.5 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 40 ml। मतलब तुम खुद सोचोगे जब आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजी है। और यहाँ तो मैं कभी कभी क्या दे रहा हूँ कि तुम्हें रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नहीं बताता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि जब भी आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको पता है, ये स्पेसिफिक प्रोसेस है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते। सिमिलरली ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर देता हूँ मैं, 2 मिनट बचे हैं।